वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी लोग बोल रहे थे कि जो प्रश्न का लेवल है यानी क्वेश्चन का लेवल हाई कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न वीडियो में आपको अच्छे से प्रश्न मिलेंगे। दोस्तों, आपको जैसे भी प्रश्न मिलते हैं आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट प्रश्न को ही इंक्लूड किया है। तो सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिए और आप कितने प्रश्न सही करते हैं कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला हमारा प्रश्न है, बौद्ध धर्म की 4 संगीति का आयोजन हुआ, निम्न में से उनकी किस संगति का युग्म असत्य है? बताना है। देखिए 4 संगीति दिए हुए हैं, किसका युग्म असत्य है? देखिए मेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको सही जवाब देना है कि इसमें से कौन सा असत्य है। देखिए, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, बिल्कुल सही है। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता शुभकामिनी की थी, बिल्कुल सही है। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगली पुत्र तीसरे ने की थी, ये भी सही है। लेकिन जो हमारी चौथी संगीति है इसकी अध्यक्षता अश्वघोष ने नहीं की थी। देखिए, जो हमारी चौथी बौद्ध संगीति हुई थी इसकी जो अध्यक्षता की थी वो वसुमित्र ने की थी। इनका भी नाम आपको याद रखना है। जो चौथी बौद्ध संगीति है इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है यह सही युग्म नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें पहली बौद्ध संगीति की, तो इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और यह 483 BC में हुआ था। और इसमें शासनकाल किसका था? तो इसमें अजातशत्रु का शासनकाल था। दूसरा हुआ था 383 BC में, जिसकी अध्यक्षता शुभकामिनी ने की थी और इस समय जो शासन था वो कालाशोक का था। तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? 250 BC में, 250 BC में हुई थी। तो इस समय जो शासन काल था वो था अशोक का। तो ये चारों जो बौद्ध संगीति यहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, अगर आपको चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देगी तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लकुलिस जो थे, लकुलिस को पशुपति संप्रदाय का जो है संस्थापक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा इस प्रश्न का ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस शासक ने संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग किए थे? किस शासक ने संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे? बिंबिसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या फिर बिंदुसार ने? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में श्रवण बेलगोला चला गया। कहाँ पर? श्रवण बेलगोला, जो कि वर्तमान में कर्नाटक में पड़ता है। और वहीं पर संलेखना विधि द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इन्होंने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी और इनके गुरु कौन थे? चाणक्य थे। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया, इसका नाम क्या था? यानी कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था, उसकी पुत्री का नाम क्या था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्री का नाम था हेलेना, जिसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक राजदूत भेजा था, उसका नाम क्या है? मेगास्थनीज को, और राजदूत के रूप में भेजा था। और मेगास्थनीज ने मौर्य शासनकाल, मौर्य जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थी उसके बारे में एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम क्या है? मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। तो इसका जो नाम है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हेलेना जो था सेल्यूकस की पुत्री का नाम था। अगला प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसकी राजभाषा को किसकी राजसभा को सुशोभित करते थे? तो जो पतंजलि थे यह किसके राज कवि थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही इसका आंसर हो जाएगा हमारा पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर बी। जो पतंजलि थे यह पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे और इन्होंने जो है महाभाष्य की रचना की थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान यानी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए कई बार मैंने याद दिलाया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में जो है, आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेंगलोर की बात करें तो देखिए हमारा जो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। और कटक की बात करें तो कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, याद रखना है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कटक में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? तो देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ याद ये रखना कि जो महमूद गजनवी था, इसके चार जो थे, इसके दरबार में चार कवि रहते थे। देखिए चार का नाम कौन कौन सा है। देखिए पहला नाम हमारा है फारूकी, आपको चारों के नाम याद रखने हैं और इस प्रश्न का आंसर देने के लिए चारों का नाम पता होना ज़रूरी है। देखिए फारूकी, उतबी, इसके अलावा फिरदौसी, फारूकी, उतबी, फिरदौसी और एक अलबरूनी, ये चार लोग जो थे वह महमूद गजनवी के शासनकाल में थे। लेकिन जो महमूद गजनवी का जो दरबारी कवि माना जाता है वो था उतबी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। महमूद गजनवी का जब दरबारी कवि की बात है तो उतबी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे महमूद गजनवी के दरबार में चार विद्वान थे, फारूकी, उतबी, फिरदौसी और अलबरूनी भी जो था वह महमूद गजनवी के दरबार का ही था और यह महमूद गजनवी के साथ भारत भी आया था। तो इस प्रश्न के बारे में इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया। देखिए आप कितने प्रश्न सही करते हैं हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो ये सारे क्वेश्चन जो है मेंस लेवल के ही हैं, तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। तो जो सार्वभौमिक टीकाकरण का जो अभियान है यह 1985 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो देखिए सार्क का सदस्य कौन सा नहीं, इसके लिए आपको सार्क के सदस्य का नाम पता होना चाहिए। देखिए एक हमारा ट्रिक है, देखिए जब किसी को पेन होता है, PAIN, देखिए जब पेन होगा तो हम कहाँ जाएंगे, MBBS डॉक्टर के पास जाएंगे। तो जब हमको पेन होता है तो हम कहाँ जाएंगे, MBBS डॉक्टर के पास जाएंगे। देखिए हमारा ये ट्रिक हो गया। P से क्या हो गया, पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल, M से म्यांमार, B से बांग्लादेश, B से भूटान और A से श्रीलंका। तो ये हमारे चार जो इतने हमारे 8 जो देश हैं वह सार्क के सदस्य हैं। इसमें जो हमारा चीन है, ऑप्शन नंबर जो डी चीन है, यह सार्क का सदस्य नहीं है। तो देखिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, जब पेन होगा तो हम कहाँ जाएंगे, MBBS डॉक्टर के पास। तो यहाँ से आप सार्क के जो सभी देश हैं 8 नाम हमेशा याद रखेंगे। और सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में। जी हाँ, नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इतना याद रखना इस प्रश्न से। अगला प्रश्न है, जाटों के किस सरदार ने अकबर के मकबरे से उसकी अस्थियां निकालकर दाह संस्कार किया था। तो देखिए पहली बात तो पता होनी चाहिए अकबर का मकबरा कहाँ है। तो अकबर का मकबरा जो है आगरा के पास सिकंदरा नामक स्थान पर है। अकबर का मकबरा आगरा के पास सिकंदरा नामक स्थान पर है। और किसने उसके मकबरे से उसकी अस्थियां निकालकर दाह संस्कार किया। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर बी, एक जाट सरदार राजा राम ने जो है अकबर की अस्थियां उसके मकबरे से निकालकर उसका दाह संस्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो भारत में जो चीनी का कटोरा कहा जाता है वह उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है, इसलिए चावल का कटोरा जो है चीनी का कटोरा जो है उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन का कारण क्या है। महासागरों में जो प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं उनके विरंजन का कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, जल प्रदूषण, अम्ल वर्षा या फिर वायु प्रदूषण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लोबल वार्मिंग। जो महासागर में प्रवाल भित्तियाँ होती हैं उनके जो विरंजन का प्रमुख कारण है वह ग्लोबल वार्मिंग है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्वत निर्माणकारी हलचल निम्न में से कौन सी नहीं है। यानी कि निम्न में से पर्वत निर्माणकारी हलचल कौन सी नहीं है, वलन, भ्रंशन, संवलन या फिर अवतलन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा। जो अवतलन है यह पर्वत निर्माणकारी हलचल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या है। अब देखिए मेंस एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको अब चारों प्रश्न का उत्तर जब पता होगा तभी आप सही क्रम व्यवस्थित कर पाएंगे। अब देखिए हम सबसे पहले बात करें कि रॉलेट एक्ट का पास हुआ। देखिए रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, आपको याद होगा। इसके बाद जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। गांधी इरविन समझौता की बात करें तो यह 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। मार्ले मेंटो सुधार की बात करें तो यह 1909 में आया था। और जो इल्बर्ट बिल है यह 1884 में आया था। तो अगर आपको चारों प्रश्न का उत्तर पता होगा तभी आप इसको सही क्रम में व्यवस्थित कर पाएंगे। तो जो हमारा इल्बर्ट बिल है 4 सबसे पहले आया, उसके बाद हमारा क्या आया, उसके बाद हमारा आया मार्ले मेंटो सुधार यानी कि नंबर 3। उसके बाद हमारा आता है रॉलेट एक्ट यानी कि नंबर 1,
और उसके बाद हमारा आता है गांधी इरविन समझौता यानी कि नंबर 2। तो सही क्रम क्या हो जाएगा 4 3 1 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी 4 3 1 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप फिर से देख लीजिए, रॉलेट एक्ट 1919 में आया, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ, पार्लियामेंट सुधार 1909 में, और इल्बर्ट बिल जो है वो 1884 में पारित हुआ था। तो 4 3 1 2 इस प्रश्न का सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न नोबल गैसों में कौन सी वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो देखिए नीचे क्या दिया हुआ है, नियॉन, जीनॉन, रेडॉन और क्रिप्टॉन। इसमें से कौन सी नोबल गैस ऐसी जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रेडॉन। देखिए रेडॉन जो होता है जिसे हम Rn से रिप्रेजेंट करते हैं, यह वायुमंडल में नहीं पाई जाती। जब भूकंप आता है तभी यह जो गैस होती है निकलती है। अब देखिए यहाँ पर नाम है नोबल गैस। नोबल गैस को हम अक्री गैस के भी नाम से जानते हैं। और देखिए हमारे नोबल गैस कौन कौन से हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये जो 6 हमारे हैं ये हमारे अक्री गैस होते हैं। देखिए इनके नाम आपको याद रखना है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। जिसमें से जो रेडॉन है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, केवल यह भूकंप के समय ही रिलीज होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2000 के नोट पर 5 हाथी, 5 मोर, 4 कमल के फूल हैं। कब यह नोट प्रचलन में आया? देखिए जो हमारा 2000 का नोट है यह कब प्रचलन में आया, इसका सही आंसर देना है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा 2000 का नोट है यह 10 नवंबर 2016 को प्रचलन में आया। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2000 का नोट जो होता है गुलाबी रंग का होता है और इस पर 5 हाथी, 5 मोर, 4 कमल के फूल बने होते हैं और यह गुलाबी रंग का होता है और यह 10 नवंबर 2016 को प्रचलन में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 23 सितंबर, 11 जुलाई, 24 अक्टूबर या फिर 5 जून। तो देखिए जो जनसंख्या दिवस है, जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है इस प्रश्न का सबसे सही आंसर हो जाएगा। और बात करें कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला पहला देश चीन है और जो भारत है जनसंख्या के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो ये दोनों पॉइंट भी जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न है, विश्व की जनसंख्या में भारत का हिस्सा जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? तो विश्व की जनसंख्या में भारत का जो हिस्सा है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 17.9, जी हाँ 17.9 या फिर आप कह सकते हैं 17.205। सही 17.5 होना चाहिए। इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा 17.9 है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विश्व की जनसंख्या का जो 17.9% भाग है वो भारत में निवास करता है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ का प्रतिशत कहाँ पर है? तो देखिए जो हमारे देश में अभी जो सबसे लेटेस्ट जनगणना है वो 2011 में हुआ था और अगली जनगणना जो है 2021 में होने वाली है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिहार। ग्रामीण जनसंख्या के मामले में बिहार जो है भारत में है में दूसरे स्थान पर है। इसमें जो बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो है 88%। अगर हम पहले नंबर की बात करें, देखिए जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में लगभग 90% ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है और ग्रामीण जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर हमारा हिमाचल प्रदेश है। इस ऑप्शन के हिसाब से जो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार, क्योंकि बिहार में जो है 88% ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछा जाए कि विश्व भारत में सर्वाधिक ग्रामीण शहरी जनसंख्या कौन से राज्य में है, तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वो गोवा में निवास करती है। कहाँ पर? वह गोवा में निवास करती है। इसका जो आंसर है आपको दोनों याद रखना है, ग्रामीण बिहार में, शहरी गोवा में। अगला प्रश्न है, उत्तमासा अंतरीप की खोज किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तमासा अंतरीप की खोज किसने की? सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बार्थोलोम्यू डियाज। जी हाँ, बार्थोलोम्यू डियाज ये कौन थे? यह एक पुर्तगाली यानी कि एक पुर्तगाली नाविक थे। आपको नाम याद रखना है कौन थे। यह एक पुर्तगाली नाविक थे जो उसमें पुर्तगाल के राजा के कहने पर जो है यह अगस्त 1487 में, कब? अगस्त 1487 में यह विश्व की यात्रा करने के लिए निकले थे। और यह उत्तमासा अंतरीप जो कि कहाँ पर पड़ता है, देखिए आपको याद रखना है, उत्तमासा अंतरीप जो है दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी किनारा है। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी किनारे पर जो है उत्तमासा अंतरीप पड़ता है और वहीं पर कौन गया था सबसे पहले? बार्थोलोम्यू डियाज जो कि एक पुर्तगाली नाविक थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
वास्को डिगामा की बात करें तो सबसे पहले वास्को डिगामा कहाँ पर आया था भारत में, कब? 1498 में भारत के कालीकट में। और कोलंबस की बात करें तो कोलंबस को अमेरिका की खोज का श्रेय प्राप्त है। तो इतने प्रश्न जो है यहाँ से बनते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? अब देखिए इस प्रश्न का आपको सोच समझ के आंसर देना होगा। अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की? तो देखिए इसका आंसर आपको ध्यान से देखना होगा। अंग्रेजों ने सबसे पहले देखिए मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, कब? 1608 से 1610 के बीच में। आपको सन याद रखना है। अंग्रेजों ने सबसे पहले 1608 से 1610 में मछलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित की। अगर बात की जाए कि अंग्रेजों ने भारत में पहली आधिकारिक फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की, देखिए आधिकारिक जो फैक्ट्री थी वह 1613 में सूरत में स्थापित की गई। तो आपको याद रखना है पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1608 से 10 के बीच में, और पहली आधिकारिक जो फैक्ट्री है वो 1613 में सूरत में स्थापित की थी। तो इस दोनों प्रश्न का आंसर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वांडियावास का जो युद्ध हुआ था 1760 में, किसके मध्य हुआ था? जो वांडीवास का युद्ध है इसके बारे में हमेशा प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए ये कब हुआ था? 22 जनवरी 1960 को वांडीवास का युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में 22 जनवरी 1760 को वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किसके दरबार में भारत आया? तो देखिए जेम्स प्रथम के जो राजदूत थे सर टॉमस रो, वो किसके शासनकाल में भारत में आए थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। जहांगीर सर टॉमस रो के दरबार में 1615 में आए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर के दरबार में ये आए थे। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के किस गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना की थी? गुरु नानक देव ने, गुरु अंगद देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, या फिर गुरु अर्जुन देव ने? तो जो आदि ग्रंथ है सिखों का, इसकी रचना की थी गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और इन्होंने ही जो है आदि ग्रंथ की रचना की थी। इसके अलावा गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु थे और इन्हें सिख धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, हैदर अली ने अपनी राजधानी मैसूर से कहाँ स्थानांतरित की? तो हैदर अली ने अपनी राजधानी जो है मैसूर से कहाँ स्थानांतरित की? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है श्रीरंगपट्टनम में स्थानांतरित की। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न हमारा है, अवध राज्य का संस्थापक कौन था? अवध राज्य का संस्थापक कौन था? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सआदत खां। जी हाँ, जो सआदत खां थे यह अवध राज्य के पहले नवाब थे। अवध राज्य के पहले नवाब थे और 1722 में इन्होंने अवध की स्थापना की और अवध के पहले नवाब बने थे। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मराठा शासक शिवाजी के गुरु कौन थे? तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? मराठा शासक जो शिवाजी थे इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे वो थे रामदास। ऑप्शन नंबर ए रामदास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध के बारे में असत्य कथन छांटना है। देखिए तो आइए पढ़ते हैं। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ, बिल्कुल सही है, हमें असत्य कथन छांटना है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के मध्य हुआ, बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठों और अंग्रेजों के मध्य हुआ। देखिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठों और अफगानों के बीच में हुआ था, इसमें अंग्रेजों का कोई रोल नहीं था। मराठों और अफगानों यानी कि अफगानों का नेतृत्व किसने किया था? अहमद शाह अब्दाली ने अफगानों का नेतृत्व किया था और यह मराठों और अफगानों के बीच में 1761 में लड़ा गया था। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है यह कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में मिलता है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में मिलता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से असंगत कथन चयन का चयन करना है। निम्न में से असंगत चयन कौन सा है? देखिए संथाल विद्रोह सिंधु और कान्हू, बिल्कुल सही है। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा संबंधित है, बिल्कुल सही है। कूका आंदोलन का संबंध भगवत जवाहर मल से है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है फरेजी जो विद्रोह है इसका संबंध सैयद अहमद से नहीं है। तो हमारा इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ चाय के व्यापार के अधिकार को किस चार्टर के तहत समाप्त कर दिया गया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ जो चाय के व्यापार का अधिकार था उसको 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है समाप्त कर दिया गया। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? जो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट है कब पारित हुआ? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये 1784 में पारित हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, महिलाओं और सिखों को मताधिकार किस शासन अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने प्रदान किया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महिलाओं और सिखों को जो मताधिकार का अधिकार है वह मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 आया था, यानी इसके तहत जो भारत सरकार अधिनियम था। तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अंतर्गत महिलाओं और सिखों को जो है मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके एग्जाम के लिए, और इस प्रश्न में सभी प्रश्न का लेवल काफ़ी अच्छा था। अगर आपने इसमें से अगर मोस्टली प्रश्न सही किए हैं तो दोस्तों आपका जीके काफ़ी अच्छा है, और आपको अपनी तैयारी लगातार जारी रखनी है। दोस्तों वीडियो पसंद आए जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।